नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य का आदिकाल और आदिकाल पर जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिनके आगे भी आने के अन्य जो परीक्षाएं आने वाली है, प्रस्तावित परीक्षाएं हैं, उनमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक संकलन किया है मैंने आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चर्यापद के रचयिता कौन है? तो मित्रों, मैं आपको 1 सेकंड 2 सेकंड का ही समय दूंगा। आप चाहें तो क्वेश्चंस को पॉज करके अच्छे से पढ़ के सभी ऑप्शंस को देख के आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना ज़्यादा वक्त गंवाए हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको अगर समय चाहिए तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं या फिर इसको पॉज कर भी सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। चर्यापद के रचयिता हैं, देखिए चर्यापद में हमारे पास ऑप्शन है सहरपा, लुईपा, सबरपा, कुकुरीपा। तो दोस्तों जल्दी से आप अपना जवाब दे दीजिए। चर्यापद के रचयिता, देखिए आगे बढ़ लेते हैं। चर्यापद के रचयिता है सबरपा। कौन है? सबरपा। चर्यापद एक प्रकार का गीत है। यह गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संधा भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इनकी आप शब्दों पर जाना जरा। संधा भाषा, दृष्टकूट, इनमें लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। इनके क्या होते हैं? दोहरे अर्थ, एक से अधिक अर्थ होते हैं। जबकि दोहा कोश, दोहा कोश किसका है? सरहपा का है। किसका है? सरहपा का। चर्यापद किसका था दोस्तों? सबरपा। चर्यापद हो गए सबरपा के, दोहा कोश सरहपा के। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुमालपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? देखिए कुमालपाल प्रतिबोध अगर शब्द आ रहा है, इसका मतलब है सोमप्रभ सूरी। देखिए इसको याद करने का तरीका है, इस पे भी प्र, इस पे भी प्र, सोमप्रभ सूरी। और एक हेमचंद्र का भी है, वो है कुमारपाल चरित। तो आगे देख लेते हैं। ये बात समझ आई। कुमारपाल प्रतिबोध किसका है? सोमप्रभ सूरी का है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। कौन थे? गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। ठीक है, आविर्भाव ये सन है, कोई अति महत्वपूर्ण नहीं है ये। हमें ये जो दूसरी रचना है इनको देखो, कुमारपाल चरित, मिलती जुलती रचना। देखिए कुमारपाल प्रतिबोध आए तो सोमप्रभ सूरी, चरित आए, कुमारपाल चरित आए तो हेमचंद्र सूरी। हमीरस और सारंगधर, और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग। हमीरस और सारंगधर। आगे बढ़ते हैं। संदेश रासक, संदेश रासक किसका है? आप बताइए। संदेश रासक है अब्दुर, ये अब्दुर है, अब्दुर रहमान। बिसल देवदासो, नरपत नाले, चतुर्वर्ती पृथ्वीराज रासो, और जगनिक का हो गया परमाद रासो, जिसे आलाखंड भी बोलते हैं। देखिए अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। धर्मेतर यानी कि धर्म, ये हिंदू धर्म की तरह हो गया, यानी ये अब्दुल रहमान है ना, मुस्लिम हुए तो इनका। देखिए देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है संदेश रासक है। देसी भाषा के अंदर पहला अगर कोई पूछे तो संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड का भी है, एक खंड का भी होता है। विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा, इसमें क्या है? वियोगिनी की विरह कथा है। नरपत नाले बिसल देव रासो और चंद्रवर्दाई पृथ्वीराज रासो। परमाद रासो जिसको आलाखंड भी कहते हैं, इसके रचयिता को रचना कौन है? जगनिक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आदिकाल को चारण काल किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? देखिए आदिकाल को चारण काल कौन कहते हैं? यहाँ पर राम कुमार वर्मा कहते हैं। शिव श्री सेंगर नहीं कहते, मिश्र बंधु भी नहीं कहते, मोहन अवस्थी जी भी नहीं कह रहे। ये कौन कह रहे? राम कुमार वर्मा कह रहे हैं। देखिए आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनाथ, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। और ये रचना कब हुई है?
38वां। ये रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? संधि एवं चारण काल कहा है। ठीक है, संधि एवं चारण काल किसने कहा है? रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। अब यहाँ देख लीजिए कि मोहन अवस्थी जी ने क्या कहा है? इन्होंने आदिकाल को आधार काल कहा है। आदिकाल को आधार काल। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लिखा। शिव सिंह सरोज कब लिखा? 1883 में। किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा। नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। आदिकाल के नामकरण, विभिन्न नामकरण किए गए हैं, उनके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल हजारी प्रसाद। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल संबंधित है? तो ये हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। हमें पता है, हालांकि अमीर खुसरो रीति की रचनाएं लिख रहे हैं, तो खड़ी बोली में रचनाएं कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आदिकाल में थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देता है, लेकिन यह है आदिकाल के ही कवि है। देखिए, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि है। अमीर खुसरो, देखिए ये इनका कालक्रम है 1253 से 1325 ईस्वी। वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया हुआ भी है। अबुल हसन। फिर अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य हैं? निजामुद्दीन औलिया, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। और अमीर खुसरो को बड़ी खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि। खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि। देखिए, ये जो प्रत्येक पंक्ति है ना, ये अपने आप में प्रश्न है, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। हल्के में नहीं ले सकते, प्रत्येक पंक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। खुसरो ने हिंदी के सिंहासन पर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा। सबसे ज़्यादा राजाओं को इन्होंने कितने? 11 राजा दिल्ली के सिंहासन पर खुसरो के समय में। अनिश्चितताओं का दौर था, काफ़ी उथल पुथल थी, और ऐसा हो गया। देखिए आगे देखते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने दी है? ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को दी है। क्या कहा है? महाकवि कहा है, या क्या कहा है? कवियों में राजकुमार। कवियों में राजकुमार कौन है? अमीर खुसरो। महाकवि कौन है? अमीर खुसरो। ये संज्ञा किसने दी है? ईश्वरी प्रसाद ने दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? 100 बताई है। लेकिन जो प्रमुख ग्रंथ है वो ये है: खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। ये प्रमुख ग्रंथ है। खालिक बारी हो गई, पहेलियाँ हो गई, मुकरियाँ हो गई, दो सुखने हो गए और गज़ल हो गई। आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की यह स्थापना किसकी है? देखिए, ये कथन आ गया है। कथन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कॉलेज लेक्चरर में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, ये कई जो कुछ चर्चित कथन होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा। चलो देख लेते हैं। तो ये कथन किसका? देखिए, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की स्थापना किसकी है? तो आप बता दीजिए। देखिए, इसमें यह है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वानों में से एक है। आगे बढ़ के देख लीजिए, इसकी थोड़ी डिटेल और दिखा देते हैं। ये देखो, सर्वप्रथम डॉक्टर वुलर ने 1875 में कश्मीरी कवि कौन है यहाँ पर? जयानक है, द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय इनकी रचना है जयानक की। 12 सर्ग है इसमें, और ये संस्कृत महाकाव्य है। ठीक है ना, पृथ्वीराज विजय संस्कृत महाकाव्य, ये ध्यान रखना। पृथ्वीराज विजय कौन है? पृथ्वीराज रासो है ना, वो तो अवधि हिंदी ये भाषा हो गई, लेकिन ये जो पृथ्वीराज विजय ये संस्कृत का है, और इसका रचनाकार है जयानक। तो इस संस्कृत रचना पृथ्वीराज विजय जयानकृत है। इसके अनुसार डॉक्टर वुलर एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि भाई पृथ्वीराज रासो है वो, उसकी प्रामाणिकता संशय में है, तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया है। तो यह आपको याद रखना है
इन्होंने कौन से ग्रंथ के आधार पर किया है ऐसा? तो इन्होंने पृथ्वीराज विजय के आधार पर किया है। और ये पृथ्वीराज विजय लिखा किसका द्वारा है? जयानक द्वारा। किस भाषा में? संस्कृत में है। और किसने अप्रमाणिक माना है? डॉक्टर वुलर ने। किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर संशय बना हुआ था। विभिन्न विद्वानों ने बैठकर चर्चाएं करी होगी और वो 3 अलग अलग धड़ों में बंट गए। उसमें पहला धड़ा आता है रामचंद्र शुक्ल का, जो कि अप्रमाणिक मानते हैं। इसमें देखिए, डॉक्टर वुलर हो गए, रामचंद्र शुक्ल स्वयं हो गए, कविराज श्यामल दास हो गए, और कविराज श्यामल दास जी के ही शिष्य हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी हो गए, और देवी प्रसाद। ये इतने, यानी कि 5 कवि डॉक्टर वुलहर, 5 विद्वान वुलहर, गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य शुक्ल, देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास, ये हो गए अप्रमाणिक मानने वाले। अप्रमाणिक किसने माना है? प्रमाणिक मानते हैं श्याम सुंदर दास, कर्नल टोड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये प्रमाणिक मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल श्याम मिश्र मोहन, या कर्नल श्याम मिश्र पांड्या, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। फिर आता है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। अर्ध प्रमाणिक में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनील चटर्जी, दशरथ शर्मा। हजारी प्रसाद, सुनील चटर्जी, दशरथ शर्मा, ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। देखिए, अब हिंदी में जो एक प्रथम कवि कौन रहा है उसके बारे में भी रहा है मतभेद है। तो देखिए, विभिन्न विद्वान क्या क्या मानते हैं इसके बारे में आप चर्चा कर देते हैं। मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर, ये 2, मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर किसे मानते हैं? पुष्पदंत, पुष्य या पौंडरिक, ठीक है। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। राहु सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी सरहपा को मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान, और ये जयदेव और माता प्रसाद गुप्त के अनुसार गोरखनाथ, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी और जो शुक्ल जी है ये मुंज को मानते हैं। अभी देखिए, ये गोरखनाथ जी को मिश्र बंधु प्रथम गद्यकार तो मानते हैं, लेकिन प्रथम कवि नहीं मानते। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो ये उक्ति गोरखनाथ के विषय में है। साथियों, इतना महिमान्वित महापुरुष शंकराचार्य के बाद में और कोई नहीं। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और इन्होंने गोरखनाथ जी के बारे में ये बात की। देखिए, गोरख जगयो जोग भक्ति भगयो लोग, ये रचना, ये जो कथन है ये तुलसीदास जी का है। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का ही आगे का जो रूप है वो है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते हैं। वेशभूषा इनकी विशेष होती है। मेखला, श्रृंगी, गूदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होता है। कान छेद कर कुंडल पहनते हैं, इसलिए कनफड़ा कहते हैं। कान छेद के कुंडल पहनते हैं, इसलिए कनफड़ा कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह, ये क्या है? एक रचना है। गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहु सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है, ठीक है। ये गोरख सिद्धांत संग्रह है। इस रचना में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान, सन ऑफ गॉड कहा गया है। अब गोरखनाथ जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों को उल्लेख किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है: अमनस्क योग, गोरक्षकल्प, गोरख शतक, गोरख संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञान अमृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता। तो ये इनको आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें आपको विवेक मार्तंड, महार्थ मंजरी, ज्ञान अमृत योग, योग चिंतामणि, अमनस्क योग, ये कुछ महत्वपूर्ण। बाकियों में देखिए नाम आ रहा है गोरख, तो इससे आपको अंदाज लग जाएगा। और इनके ग्रंथ कितने माने हैं? 28 ग्रंथ माने हैं। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब अगले प्रश्न पर चलते। देखिए, बिसलदेव रासो प्रमुख रचना है रासो साहित्य की। तो बिसलदेव रासो की नायिका का नाम बता दीजिए आप।
तो इसमें देखिए ये हो जाएगा राजमती। बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? राजमती। देखिए बिसलदेव रासो नायिका नाम राजमती है। बिसलदेव रासो 1155 ईस्वी एक रासो साहित्य है जिसके रचनाकार कौन है? नरपति नालय है। 4 खंडों में वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें कौन सा रस है? वीर और श्रृंगार है। तो बिसलदेव रासो वैसे श्रृंगार रस के लिए ही जाना जाता है, हालांकि इसमें वीर रस भी है। रासो साहित्य में वीर रस प्रधान मिलता है और इसमें श्रृंगार रस भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है वह है हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन। सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन आपको बिसलदेव रासो में मिलेगा। वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो बिसलदेव रासो माना जाता है। वीर काव्य परंपरा के अंदर अधीन आता है ये प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो है। श्रृंगार रस भी प्रधान है इसमें और 12 मासा का वर्णन भी सर्वप्रथम मिलता है। अब आते हैं राउ सांकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राउ सांकृत्याय जी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो उन्होंने सरेपा को माना है। सरेपा को माना है। आगे चलिए। राउ सांकृत्याय हिंदी का पहला कवि सरेपा को मानते हैं। इन्हें राहुल भद्र भी कहते हैं, सरोज भद्र भी कहते हैं। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना? चंद्रवरदाई को। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये हम बात कर चुके हैं प्रथम कवियों के बारे में पहले से। चलिए अगला आता है देसिल बयना सब जन मिठा। देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन किसने किया है? देसिल बयना सब जन मिठा कहे अवहट्टा, वही वाला है ये है विद्यापति जी का। देखिए मैथिल कोकिल हमारे विद्यापति जी ने ये कहा है देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि। ये भी आदिकालीन कवि है विद्यापति जी। इनको भी कई लोग भक्तिकालीन समझ लेते हैं, रीतिकालीन समझ लेते हैं, लेकिन ये आदिकालीन है। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में रहे, राज दरबार में रहे। ये शैव संप्रदाय, ये प्रश्न आया हुआ है शैव संप्रदाय का। प्रमुख रचना कीर्तिलता, कीर्तिपता का एवं पदावली, ये 3 ही इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रथम दोनों रचनाएं अवहट में है, ये कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट में। पदावली है वो मैथिली भाषा में है। पदावली मैथिली भाषा, और पदावली ही विद्यापति जी के प्रसिद्धि का आधार कौन सी है? यही है पदावली। कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट्ट भाषा में। चलिए आगे बढ़ के हैं। रणमल छंद का रचयिता कौन है? रणमल छंद का रचयिता यहाँ पर कौन है? देखिए ऑप्शन आपके पास पड़े हैं आपके सामने। इनमें से सही आंसर हो जाएगा श्रीधर। रणमल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर है। देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। रणमल छंद के रचयिता हो गए श्रीधर हैं। यह 70 छंद में लिखित वीर गीत है। छंद इसमें 70 हैं। अब इसमें देखिए ऑप्शन में जो भटकेदार हैं उन्होंने क्या लिखा है? जयचंद प्रकाश। ये प्रश्न भी आया हुआ है। जयचंद प्रकाश भटकेदार की रचना है और ये जयचंद प्रकाश है, यह प्रबंध काव्य है। मधुकर कवि इन्होंने लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि। और जोइंदु की है परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश और योग सार, ये दोनों रचनाएं किसकी है? जोइंदु की है। ये पूरा का पूरा है ना अति महत्वपूर्ण में है। हालांकि ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए हर लाइन में प्रश्न बन रहे हैं और ये प्रत्येक प्रश्न अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ चुके हैं परीक्षाओं में और बार बार आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन प्रश्नों का। चलिए आगे देख लेते हैं। पुस्तक जलन हथ दे चली गज्जन नृपकाच, यह पंक्ति किसकी है? देखिए ये पंक्ति चंद्रवरदाई जी की है। ये जलहण इनके पुत्र हैं। ये उनको ये जो पृथ्वीराज रासो है इनको ये पूर्ण नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने अपने पुत्र को दिया था कि इसे भाई पूर्ण करो। ये नृपकाच राजा के साथ चले गए थे, ऐसा माना जाता है। यह पंक्ति चंद्रवरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंद है। कितने? 68 छंदों का प्रयोग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को, देखिए ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वापस आ रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को क्या सुख सुखी संवाद के रूप में
रचित माना। सुख सुखी संवाद के रूप में अगर पूछे हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर बच्चन सिंह ये कह रहे हैं यह यानी कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य किसने कहा? बच्चन सिंह। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी और महाकाव्यात्मक त्रासदी भी बच्चन सिंह। राजनीतिक महाकाव्य या महाकाव्यात्मक त्रासदी, ये दोनों ही शब्दों का प्रयोग बच्चन सिंह ने किया पृथ्वीराज रासो के लिए। हजारी प्रसाद इसे सुख सुखी संवाद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो वो भी हमें बताएं कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो देखिए, हेमचंद्र शब्द अनुशासन, इससे पता ही लग रहा है शब्द का अनुशासन किस में होगा? व्याकरण में होगा। तो ये यहीं से क्लियर हो गया। ये देखिए, सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। लेखक हेमचंद्र जी हैं। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं क्या है? काव्यानुशासन, शब्दानुशासन है। हेमचंद्र संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण थे, महापंडित थे। अतः हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि, देखिए क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, कलिकाल सर्वज्ञ, संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण, ये सब हेमचंद्र के लिए। देखिए, अब रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? देखो, अति महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्व मानो आप, तो ये बहुत ही ज़्यादा है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कई बार ये देखिए ना आप, भर्तियाँ देखिए, इस तरह से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रसायन से किसने मानी है? यहाँ पर शुक्ल जी ने। चलिए अब बाकियों ने क्या क्या माना है वो भी देख लेते हैं। रसायन से तो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राजसूय से माना है गार्षा दत्तासी। राजयश से मानते हरप्रसाद शास्त्री। और रासक से मानते नरोत्तम स्वामी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रास से मानते नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए, रास नंद दुलारे ने क्या किया था? रास किया था। हजारी नरोत्तम रासक। राजसूय की किसने किया था? गार्षा ने। रसायन रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है क्वेश्चन में। एक तरफ रचनाकार, एक तरफ रचनाएं, इनको करके बताइए। देखिए, ज्योतिराश्वर ठाकुर क्या हो गया? वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट का उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाले का बीसल देव रासो। रोड़ा कवि का राहुल वेल। कुमार रासो किसका हो जाएगा? दलपति विजय। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ण रत्नाकर हो गया, देखिए, ज्योतिरेश्वर ठाकुर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण भट्ट, दामोदर भट्ट, बीसल देव रासो, नरपति नाले, राहुल वेल, रोड़ा या रोड, कुमार रासो, दलपति विजय। ये इनके प्रकाशन वर्ष है। इनको भी आप ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं। कई बार क्रम पूछ लेते हैं रचनाओं का, तो उसमें ये काम आता है। ये रचनाएं फिर से, कुमले माला, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। देखिए, इसमें वर्ण रत्नाकर तो ये हमने देख लिया, ज्योतिरेश्वर ठाकुर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर, राहुल वेल, रोड़ा कवि, कुमले माला एक उद्योतन सूरी। कुमले माला कथा ये उद्योतन सूरी की है। ये प्रश्न सीधा ही डाल दिया गया ताकि क्या है कि आपको ये कुछ प्रमुख रचनाओं के रचनाकार और याद में रह जाए। देखिए यहाँ पर स्वयंभू, ये फिर से मिलान करना है। स्वयंभू का हो जाएगा पौम चरियु, राम कथा पर आधारित है, आपको बताया। पुष्पदंत का महापुराण। अब्दुल रहमान का संदेश रासक। और सबरपा का चर्यापद। और राहुल वेल रोड़ा कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इनका आंसर वापस मिलान कर लीजिए। पौमचर्यु स्वयंभू, महापुराण पुष्पदंत, संदेश रासक अब्दुल रहमान, चर्यापद सबरपा, राहुल वेल रोड़ा कवि। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अस, लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू।